दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक और बड़ी एक हम सब के लिए गौरव की बात जो है वो हो चुकी है। वो ये है कि आदित्य L1 जो है, जो कि सूरज की ओर दिशा में जाएगा और एक निश्चित जगह पर जो है वहां पे वो रुक कर फिर वहां से जो है वो सूरज की सपाटी, उसका जो एक एटमॉस्फेयर जो बाह्य होता है वो, और फिर उसके आगे का जो 3 लेयर होते हैं उसको पूरी तरह से स्टडी करने की कोशिश करेगा और वहां से जो है वो हमारे इसरो को जानकारी देगा। उसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग जो है वो हो चुका है और उस बारे में थोड़ी आपको जानकारी देने के लिए कार्यक्रम किया है। हर दिन हर रोज जो है हम राजनीति की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये इस बारे में जो है आपको जानकारी देना हमको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहले हमको अब जो जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है हमारा आदित्य L1, तो बड़े ही गौरव की क्षण हमारे सबके लिए, और एक के बाद एक पराक्रम जो है हमारा इसरो करता जा रहा है और इससे जितनी खुशी मिलती है उतना मतलब उसको नापा नहीं जा सकता और वो बड़ा सहज होना चाहिए। क्योंकि देखिए अंतरिक्ष जो है ना वो एक बड़ी अद्भुत जगह है, आप सब जानते हैं। हमने जो दंत कथाओं में पुराणों में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है। हर एक सभ्यता, हर एक संस्कृति जो है उसकी अपनी अपनी दंत कथाएं होती है और सब में ये सब चीजें हैं। लेकिन उसमें वहां हकीकत में जाना और फिर कुछ ऐसे पराक्रम करना जिससे जो है वो उसके बारे में हो सके उतनी जानकारी हम इकट्ठा कर पाए, तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारे देश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, ये पूरी मानव जात जो है उस सब के लिए जो है गौरव का क्षण है। अब ये हुआ उसके बाद जो इसरो के हेड है उन्होंने इस पूरे सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद जो बात की वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है आप अभी से जो है इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करते, क्योंकि इसमें मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है, मैंने सामने खोल के जो रखी है, वो इस आदित्य L1 के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबके लिए काम की चीज होगी, तो हो सके उतना इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो ये पता है एड्रेस करते हुए सक्सेसफुल लॉन्च के बाद का ये एड्रेस है, इसको आप सुनिए। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now, from now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. So with me, the mission executives are there. Mr. Biju, the mission director, and Nigar Shahji, the director of the satellite project. So let them join me. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh. So I request him to speak a few words. तो इनको सुनना जो है वो बहुत सही है, वो अच्छा भी लगता है। फिर वो जब पॉलिटिशियन की बारी आती है तो फिर हमको लगता है कि इस मुद्दे पे पॉलिटिशियन क्या बोलेंगे, तो वो फिर हमने आपको नहीं दिखाया। लेकिन ये क्या है, ये L1 क्या है? ये L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है सूर्य के समीप, जैसे जैसे जाते हैं आप तो वहां उस अंतरिक्ष में वो पॉइंट्स का नाम दिया गया है। ये जो 1 है वो सबसे पहला पॉइंट है। पृथ्वी से वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, आप समझ रहे हैं। और इसको वहां तक पहुंचने में ये जो आदित्य L1 है उसको वहां तक पहुंचने में कम से कम 120 से 125 दिन लगेंगे। और समझ लीजिए कि जो चंद्र की सपाटी पर पहुंचने के लिए, सतह पर पहुंचने के लिए जितने दिन लगे थे उससे 4 गुना लग जाएंगे। और पृथ्वी से सूर्य का जो डिस्टेंस है
वो 15 करोड़ किलोमीटर बताया जा रहा है। तो ये जो सफर तय करने वाला है आदित्य L1, वो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो कुल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर का, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 15 लाख किलोमीटर का, मतलब कि 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, पर उसका वो जो पॉइंट है L1, लैंग्रेग 1, उसका इसलिए बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है क्योंकि वो एक ऐसी एक स्थिति, एक अवस्था वहां जाकर जो है आपको प्राप्त होती है कि आप सूर्य से है दूर बहुत, लेकिन फिर भी एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से आप बहुत अच्छी तरह से सूर्य का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी सतह का अध्ययन कर सकते हैं, उसके जो एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो तापमान निकलता है वो कुछ ऐसा है कि उसको तो सहन करना, उससे जो है वो बच पाना मुश्किल है। नासा ने एक प्रयोग किया था, कुछ हद तक वो सफल रहे थे, ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये कुछ चीजें जो आपके लिए मैंने निकाल के रखी हुई है, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। खोल के रखी है मैंने बिल्कुल। ये तो ये था कि भाई ये लॉन्च करने से पहले देश में हर जगह पे हवन यज्ञ आदि वगैरह सब हो रहा था, और सब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने जो है इस लॉन्चिंग को देखा हुआ है। तो ये जो क्यों ये बहुत चैलेंजिंग है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहते हैं कि स्पेस वेदर जो है वो अपने आप में एक बड़ी एक चुनौतीपूर्ण अवस्था होती है, और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उतने नुकसान भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस साल जो है सूर्य से बड़ी मात्रा में प्लाज्मा, सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन जो है वो बाहर निकल रहा है। तो आदित्य L1 जब लॉन्च हुआ है, उसके बाद 127 दिन के बाद 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, तो ये 4 महीनों में आदित्य हमारा जो है ये उसको कम से कम 15 से 20 बार जो है वो स्पेस वेदर में, अंतरिक्ष में सूर्य के द्वारा वहां से निकले हुए प्रचंड तूफान जो निकले होंगे उसका सामना करना पड़ सकता है। उतना ही नहीं, और वो जो है वो मतलब 15 से 20 अगर इस तरह से तूफान का सामना करना पड़ेगा जिसमें वो कहते हैं प्लाज्मा, सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन, तो वो तो बहुत कठिन बात है। लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि इसको जो बनाया गया है वो ये सब चीजों को झेल कर सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ने के लिए इसकी बनावट ऐसे की गई है, इसको इस तरह से सक्षम बनाया गया है। तो माना यह जा रहा है कि जब जनवरी 2024 की 7 तारीख होगी, तब ये L1 पॉइंट पे अपने जो है वो पहुंच जाएगा। और आगे ये भी वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका जो मार्ग है, तो जैसे वो चंद्र तक पहुंचा चंद्रयान हमारा, तब वो जो है वो गोलाकार रूप से जो है वो घूमता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ये ऐसे नहीं बढ़ेगा। ये जो है काफी हद तक जो है वो सीधा चलेगा, और फिर जो है एक बहुत ही लंबा एक पैराबोलिक मार्ग कहते हैं उसको, उस मार्ग को वो अनुसरण करेगा। और उस दौरान सूर्य में से बहुत सारे विस्फोट होंगे क्योंकि वहां तो होते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज भी एक जब आज लॉन्च हुआ है तब आज भी एक सोलर इरप्शन है, लेकिन वो उससे टकराएगा नहीं, और उसको लेकर बहुत सारा वैल्यूएबल डेटा जो है वो भी ये आदित्य L1 हमको भेज पाएगा, ये बता रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 127 दिन के बाद ये आदित्य L1 जो है वो हेलो ऑर्बिट, एक ऑर्बिट का नाम है, उसका नाम है हेलो ऑर्बिट, तो उसमें वो परिभ्रमण करना जो है वो जारी रखेगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की वो ऐसी जगह है जहां दोनों का ग्रेविटी का लेवल, दोनों का गुरुत्वाकर्षण का जो स्तर है वो शून्य है, तो वहां पे वो स्थिर रह सकता है। और वहां अगर स्थिर रहेगा तो उसकी ऊर्जा जो है उसमें बहुत सारी बचत हो जाएगी, उसकी उतनी खपत नहीं होगी। ठीक है, तो जीरो ग्रेविटी लेवल जहां बनता है सूर्य और पृथ्वी का, वहां पे वो स्थिर हो जाएगा, और फिर जो है सूर्य संबंधित डेटा जो है वो हमको रोशनी की स्पीड से, लाइट की स्पीड से जो है हमको भेजेगा। ठीक है, और मतलब इतनी स्पीड से कि वो हमको सिर्फ 5 सेकंड में, वहां जहां उसने डेटा भेज दिया हमको वो डेटा 5 सेकंड में मिल जाएगा। तो सिर्फ 5 सेकंड का डिस्टेंस वो जो है डिफरेंस रहेगा वहां भेजने से और हमको मिलने में, अगर बात कर लें तो। और साथ में ये भी बता रहे कि हर रोज की जो है वो 1440 तस्वीरें वो भेजेगा हमको सूर्य की। और जो पहले मैं कह चुका हूं कि जो गर्मी जितनी प्रचंड निकलेगी, लेकिन उसका असर जो है वो, उससे कोई नुकसानकारक असर जो है वो आदित्य L1 पर नहीं पहुंचेगा, उस तरह से उसकी बनावट है। क्योंकि बताया जा रहा है कि वैक्यूम में
जब वैक्यूम फील्ड में रहते हैं आप, अब यहाँ पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण 0 होगा और सूर्य का भी 0 होगा, वो है L1 पॉइंट। तो उस पॉइंट पे गर्मी का असर ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो आदित्य वहां रह के 5 साल का डेटा लेने वाला है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण मिशन है। और अब तक सिर्फ एक ही जो है इस मिशन में कामयाब रहे, वो अमेरिका की नासा का एक यान निकला था सोहो, वो या इस मिशन में जो है वो सफल रहा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 150 सन स्पॉट्स जो है सूर्य में, जो स्पॉट्स 150 जो दिखाई दे रहे हैं, उसका भी रहस्य जो है, इसका उद्घाटन जो है वो ये हमारा आदित्य L1 करेगा। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सूर्य का अभ्यास करना, उसको समझने की ये कोशिश करने का ये सबसे सही समय है। और लॉन्चिंग टाइमिंग जो बताया जा रहा है कि एकदम परफेक्ट है। और ये सब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जिस समय ये हमारा L1 जो है आदित्य L1, वो L1 पॉइंट पे पहुंचेगा, तभी सूर्य की जो स्थिति होगी वो खूब बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप में होगा और बहुत सारे सौर विस्फोट उस समय होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में सौर ज्वालाएं, सौर सूर्य से निकला हुआ पवन, यूवी किरणें जो होती है वो, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो, एक्सरे और गामा किरण जो होती है वो भी बहुत सारी निकलने वाली है। तो सूर्य से जो किरणोत्सर्ग होने वाला है वो और ज्यादा होने वाला है उस दौरान, जब वो L1 पॉइंट पे हमारा आदित्य पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी जानकारी जो है, हम शायद दूसरे ये जो नासा का गया था उससे बहुत सारी ज्यादा जानकारी हम इकट्ठा कर पाएंगे जा में होती हुई गतिविधियों को लेकर और सूर्य के बारे में जानने लायक जानकारियों को लेकर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हर एक स्तर के उससे उत्पन्न हो रहे रेडिएशन के जो डाटा जो है वो हमको मिल पाएगा और हम उससे बहुत ज्यादा जानकारी देश और दुनिया के लिए इकट्ठा कर पाएंगे। अब भाई हम तो, हमारे लिए तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारे लिए भगवान है, हम तो ऐसे ही पूछते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक रूप से जो बताया जा रहा है वो कुछ जानकारी मैं आपको बता, ये बताया जा रहा है कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन के घनिष्ठ और गाढ़े बादलों से बना हुआ गैस का एक विशाल गोला है। ठीक है, अब इसमें अपनी धार्मिक हमारी जो मान्यता है उसमें मत लाइएगा, ये शुद्ध रूप से जो वैज्ञानिक तरीके से इसको समझाया जा रहा है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो ये सूर्य हाइड्रोजन के घनिष्ठ, बहुत घने और गाढ़े बादलों से बना हुआ एक गैस का विशाल गोला है। और बताया जा रहा है कि करीबन 450 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल थे और ये धूल के बादलों से दूर एक तारा था और कम ऊर्जा के कारण इस तारे में एक भयानक विस्फोट हो गया और उस विस्फोट से एक जबरदस्त गर्मी और दबाव पैदा हुआ और उसके कारण ये जो धूल के कण थे, वो कण जो है वो बड़ी बड़ी उल्काओं में परिवर्तित हुए और उसके बाद वो जो बादलों में जो मौजूद किरणोत्सर्गी पदार्थ थे उससे फिर गुरुत्वाकर्षण जो है वो पैदा हुआ। अब इसको सुनिएगा, बड़ा साइंटिफिक है और समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं। अब इस गुरुत्वाकर्षण ने के कारण, ठीक है, एक जगह पर हाइड्रोजन के जो कण है वो इकट्ठा होने लगे और उसके बाद फिर से एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के चलते सूर्य की रचना हुई। ये एक साइंटिफिक थियरी है। ठीक है, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने जो है उसके कारण बहुत सारे अन्य एस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसके आसपास जो है वो इकट्ठा होने लगे और घूमने लगे। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ टकराने लगे और उसके कारण जो है वो सूर्य मंडल जो है वो उत्पन्न हुआ, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों की रचना हुई। और पृथ्वी और सूर्य का जन्म बताया जा रहा है कि लगभग लगभग जो है वो कालखंड में, तो देखिए बहुत मतलब सदियां भी जो है बहुत छोटी मानी जाती है, तो इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सूर्य और पृथ्वी का जन्म जो है लगभग लगभग एक ही कालखंड में एक साथ हुआ हो, ऐसा माना जा रहा है। अगर कद की बात करें, सूर्य में 13 लाख पृथ्वी जो है वो समा सकती है। हमारे जैसी 13 लाख पृथ्वी वो
उसका इतना बड़ा कद है कि वो उसमें समा जाएगी, ठीक है। और सौर मंडल, सूर्य जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है और सबसे बड़ी और भारी चीज है वो सौर मंडल की, ठीक है। और अगर इस तरह से सोचा जाए कि उसका मास कितना है, तो पृथ्वी का जो मास है उससे 3 लाख गुना ज्यादा है। ये है उसका कद, उसका मास। और उसका व्यास अगर देखा जाए तो धरती का जो व्यास बनता है उससे 109 गुना ज्यादा है। इतना विशाल है सूर्य कि उसमें 1.3 मिलियन पृथ्वी और बाकी के सब ग्रह जो है उनको जो 600 बार उनको समाया जा सकता है इस पूरे सूर्य में, ठीक है। और समग्र सूर्यमंडल की जो 99.8% जो उसका द्रव्य है वो अकेले सिर्फ सूर्य में है। और जो बाकी अन्य ग्रहों की बात करें तो उनकी जो उनके पास है वो 0.2% है। और इतना बड़ा सूर्य होने के कारण गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत बड़ा है और इसी के चलते वो बाकी सब ग्रहों को जो सौर मंडल में है वो अपने से बांध के रखा हुआ है और अपने तरफ खींच रहा है। और उसी के कारण पृथ्वी और बाकी सब ग्रह जो है वो और बहुत सारे मतलब 1 डज़न से ज्यादा जो है छोटे उपग्रह हैं और एस्टेरॉइड्स हैं और धूमकेतु हैं, ये सब जो है वो 170 और उसके साथ साथ कुल मिला के हमारा तो चंद्र है लेकिन और भी ग्रहों के बाकी बहुत सारे चंद्र हैं, तो ऐसे 170 चंद्र हैं। वो सब जो है वो एक निश्चित रूप से एक डिजाइन जो है वो प्रणाली जो है उस प्रणाली में वो सूर्य के आसपास वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अगर सूर्य में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये सभी ग्रह जो है हमारे समय चंद्र और उनके सब जितने चंद्र होते और एस्टेरॉइड्स होते और जितने धूमकेतु होते वो सूर्य मंडल से दूर चले जाते। और अब अंतरिक्ष तो आप सब जानते हैं कितना बड़ा है, इसका कोई पार नहीं है। तो पता नहीं कहीं कम लोग सब लोग जो है गायब हो जाते, हम सब जो है वो दूर हो जाते, गुम हो जाते। तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो कोर में है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद फिर हीलियम है और उसके बाद जो है वो भारी तत्व जो है वो आते हैं। हाइड्रोजन का प्रमाण सूर्य में 91% है, हीलियम का प्रमाण सूर्य में 8.9% है और भारी तत्व जो है जिससे फिर वो एक गोला बनता है उसको मतलब टिका के रखता है उसको, वो 0.1% जो है वो भारी तत्व है। भारी तत्व का मतलब क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, नियोन, आर्यन और सल्फर। इसका मतलब ये होता है। तो सूर्य का जो आंतरिक भाग है वो उच्च गुरुत्वाकर्षण के चलते हाइड्रोजन के परमाणुओं को एक साथ इकट्ठा करके वो फिर हीलियम बना देता है, ठीक है। और सूर्य का मुख्य भाग का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, या तो कहें कि 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट है, ठीक है। और इतने ऊंचे तापमान के चलते यहाँ के जो सभी पदार्थ हैं वो सिर्फ गैस के रूप में होते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और यहाँ ये भी होता है कि हर सेकंड में 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने विस्फोट होते हैं। आप सोच के देखिए, समझने में मुश्किल हो रहा है लेकिन प्रति सेकंड 1 लाख करोड़ परमाणु बम जितने वहां सूर्य पर विस्फोट होते हैं। अब सोचिए क्या क्या होता होगा। और सूर्य के अंदर जो है मतलब इसकी कोर जो होती है, हर एक की कोर होती है ना, तो जो कोर है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर हीलियम परमाणु को बना देते हैं। और पर 2 हाइड्रोजन पर जो है प्रोटॉन वो प्लस चार्ज होता है और उसके साथ फिर अलग तो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो सूर्य में जो ग्रेविटी है उसके कारण वो पॉसिबल होता है। और 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसके साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है और उस दौरान फोटोन के स्वरूप में निकलती हुई एनर्जी में से प्रकाश उत्पन्न होता है जो हम सब तक पहुंचता है। आप समझ रहे हैं? तो ये है पूरा मामला, ठीक है। और सूर्य में प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होता है और उसके कारण यहाँ सूर्य पर
4 मिलियन टन मैटर जो है वो प्रति सेकंड एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इतनी ऊर्जा जो है वो 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट जितनी होती है, ठीक है। और हमारे जब रोशनी पहुंचती है सूर्य की, तो वो 6 स्तरों को पार करते हुए वो रोशनी जो है वो हम तक पृथ्वी पर पहुंचती है। पहला जो उसका स्तर है ऊपर का जो है बाहरी, उसको कहते हैं कोरोना। अब बताइए कोरोना वहां भी एक है, ठीक है। फिर दूसरा है वो है क्रोस्मोस्फियर। तीसरा है पोटोस्फियर। चौथा है कन्वेक्टिव जोन। पांचवा है रेडियो एक्टिव जोन। और छठा है कोर। कोर से निकलता है, फिर कोरोना से आगे हम तक पहुंचता है। और सूर्य के केंद्र मतलब कोर से फोटोन जो है, मतलब कि प्रकाश के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो वहां से बाहर निकलता है। फोटोन में बहुत सारी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि वो सीधी अगर धरती पे पहुंच गई तो हम सब के लिए जो है वो मारक का काम कर सकती है, हम सब मर जाएंगे। वो ऊर्जा को हम सहन नहीं कर सकते, वो जानलेवा है। तो इसीलिए पृथ्वी तक जो पहुंचने वाली प्रकाश या रोशनी होती है सूर्य की, वो बहुत पुरानी होती है। तभी भी हम जो है वो हमारी हालत खराब हो जाती है जब तापमान 45 से लेकर 50 डिग्री होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते इसको। अब सोचिए कि किस स्थिति में ये है। और वहां पे फिर 15 लाख किलोमीटर यहाँ से जाकर फिर जो है वो उस न्यूट्रल जोन में जो है वो हमारा आदित्य जाएगा और हम सबको फिर बहुत सारी जो हम बता चुके वो सब जानकारी देगा। तो ये थोड़ा हमने हटके थोड़ा कार्यक्रम किया है, क्योंकि राजनीति की बात हम लगातार करते रहते हैं, सोशियो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल बातें भी होती है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन ये आज जो एक बहुत बड़ा एक काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है इसरो के, उस पर बात करना और फिर वो मिशन को लेकर और सूर्य को लेकर थोड़ी जानकारी देना, हमको लगा कि वो आज के दिन के लिए उचित होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये बात पसंद आई होगी, है ना। तो जो अगर आपको इस कार्यक्रम को हमने जो बताया, वीडियो हमने आपको दिखा, जो बातचीत की, उसको लेकर आप जो भी सोच रहे हो इस कार्यक्रम को लेकर, वो हमको आप जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। बहुत हमने कोशिश की है हो सके उतनी जानकारी आप सबको तक पहुंचाने के लिए, तो शेयर कर दीजिए। और फिर जो है हमारी चैनल इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कर पाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।